हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर एम एस खान फिज़िक्स के साथ हाजिर है और आज का एक नया चैप्टर जो लेकर आए हैं वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पे देख पा रहे होंगे आप कि किसी भी बॉडी को अगर आप स्ट्रेट पाथ पे मोशन में देखेंगे तो वो मोशन स्ट्रेट पाथ मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहेंगे या मोशन इन वन डायमेंशन कहेंगे। जैसे ये पेन है, बोर्ड पे जो लिख रहे हैं पेन, स्केच पेन, इसको अगर आप ड्रॉप करेंगे तो सीधा स्ट्रेट पाथ कवर करेगा और इसका जो मोशन होगा वो मोशन इन वन डायमेंशन कहलाता है या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसी टॉपिक को आज लेकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसमें क्या क्या जो है इम्पोर्टेंस है जिसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो अब आप जो है स्टूडेंट देख रहे होंगे कि ट्रेन का जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, वो भी स्ट्रेट होता है। तो जब स्ट्रेट पाथ पे या स्ट्रेट ट्रैक पर ट्रेन मोशन में है तो उसका जो मोशन होगा वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हम बात करें रोड की, जहाँ पे बाइक है, साइकिल है, आप कार की बात कर लें, बस की बात कर लें, अगर स्ट्रेट पाथ पे वो रोड पे चल रहा है तो उसका भी मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है, मोशन इन वन डायमेंशन कहलाता है। तो इसी तरह का जो मोशन होगा स्ट्रेट पाथ पे, चाहे वो साइकिल का हो, चाहे वो आदमी खुद जो है पैदल चल रहा हो स्ट्रेट पाथ पे, तो जो मोशन होगा वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। ये जो रोड की बात कर रहे हैं, ये जो ट्रैक की बात कर रहे हैं, ट्रेन जिस पे चल रही है, तो ये सब हॉरिजॉन्टल जो है स्ट्रेट पाथ मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। लेकिन अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो ये अभी हम बात कर रहे थे कि पेन को अगर ड्रॉप करेंगे तो ये स्ट्रेट पाथ कवर करेगा। तो ये पाथ वर्टिकल पाथ है और लेकिन इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है और इसलिए इसके मोशन को भी हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि मोशन जो है किसी ऑब्जेक्ट का होता क्या है। मोशन में ऑब्जेक्ट को कब कहेंगे, बॉडी को कब कहेंगे, तो हमने डिफाइन किया है यहाँ पर, आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मोशन जो है वो किसी बॉडी को तब कहा जाएगा मोशन में जब उस बॉडी का पोजीशन किसी रेफरेंस फ्रेम के, किसी रेफरेंस पॉइंट के या किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करता है। जैसे मैं अभी स्टैंडिंग हूँ यहाँ पर और अगर हम कहें कि मोशन में है या रेस्ट में है तो कहेंगे कि सर का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है किसी क्लासरूम के बेंच के रिस्पेक्ट में, स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में, एवरीथिंग जो यहाँ पर है उसके रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो सर आप रेस्ट में हैं। और जब हम अगर चलना शुरू करें क्लास के ही अंदर तो किसी भी रेफरेंस पॉइंट या किसी भी स्टूडेंट या चेयर, टेबल, इन सब के रिस्पेक्ट में पोजीशन जो मेरा है वो चेंज कर रहा है तो फिर हम कहेंगे कि मोशन में है। तो बात समझ में आ गया होगा कि मोशन का मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी अगर अपने पोजीशन को किसी रेफरेंस पॉइंट के, किसी ऑब्जर्वर के, किसी रेफरेंस फ्रेम के अगर चेंज करता है तो वो मोशन में कहलाता है। और अगर चेंज नहीं करता है, अगर पोजीशन बॉडी का चेंज नहीं करता है किसी रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग के, तो वो बॉडी रेस्ट में होता है, रेस्ट में कहलाता है। आप एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखें इस तरह से कि यहाँ जो दिख रहा है ये मोशन हॉरिजॉन्टल रोड पर है, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। यहाँ जो दिख रहा है वर्टिकल पाथ पे ये बॉल नीचे आएगा सीधा, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो मोशन में है इसलिए क्योंकि इसका पोजीशन किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। सपोज करो कि रेफरेंस यहाँ पर कोई स्टूडेंट को ले लेते हैं और ये देख रहा है कि ये जो बॉल है ये इस स्टूडेंट से दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टूडेंट से अगर बॉल का
डिस्टेंस अगर ये कवर कर रहा है, दूर जा रहा है, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रहा है। और जब किसी ऑब्जर्वर यहाँ पर स्टूडेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर बॉल का पोजीशन चेंज कर रहा है, दूर जा रहा है या उसके नज़दीक आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो बॉल मोशन में है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर है, अभी बॉल उसकी कुछ हाइट पर है लेकिन वो फिर इसके नज़दीक आता जा रहा है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या कि इस स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम या आप ऑब्जर्वर कह सकते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में इस बॉल का पोजीशन यहाँ पर चेंज कर रहा है, इसलिए ये बॉल भी क्या है, मोशन में है। अब मोशन का जो डेफिनेशन है वो ये कह रहा है कि अगर किसी बॉडी का पोजीशन किसी रेफरेंस फ्रेम या सराउंडिंग या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करता है तो वो मोशन में होगा, और अगर चेंज नहीं करता है स्टूडेंट तो वो फिर रेस्ट में कहलाता है। फिर से एक बार एग्जांपल यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ करते हैं कि एक स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा है और कुछ स्टूडेंट यहाँ पर हैं, रोड पर ही है, ठीक। अगर इसको आपको जज करना है कि ये रेस्ट में है या मोशन में है तो कैसे पता चलेगा? तो देखेंगे कि अगर ये इधर आ रहा है तो बाकी जो स्टूडेंट है जिसको हम ऑब्जर्वर कह रहे हैं, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कर रहे हैं, उन सब से इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। और चेंज हो रहा है, चेंज होने का मतलब हुआ कि ये अगर स्टूडेंट यहाँ आ रहा है तो इसके नज़दीक आ रहा है, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो इससे ये दूर जा रहा है। इस इधर आ रहा है तो इसके नज़दीक आ रहा है, इसको देखेंगे तो इससे दूर जा रहा है। यहाँ पर अगर इससे या इससे देखेंगे तो भी इन दोनों के जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन अलग होगा, चेंज होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये और ये चारों अगर यहाँ ऑब्जर्वर कहेंगे तो उन सब के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए ये जो है स्टूडेंट मोशन में है। अब अगर आप आप देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन, ये खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, लेकिन अगर इसको अगर हम ऑब्जर्वर मान लें तो ये ऑब्जर्वर है और ये मोशन में है, यानी इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन ये बाकी जो चार हैं वो यहाँ पर स्टैंडिंग है, खड़ा है, देख रहा है इसको। तो जब ये मोशन में है तो क्या ये मोशन में है? हम इसको कह रहे हैं कि ये स्टैंडिंग है, खड़ा है, रुका हुआ है। लेकिन जब हम इसके रिस्पेक्ट में कहेंगे, इसको या इसको या इसको, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका भी पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब जो स्टैंडिंग है वो इसके रिस्पेक्ट में मोशन में। और अगर इस स्टूडेंट की बात कर रहे थे अभी तो हम कहेंगे कि ये भी मोशन में है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो किसी न किसी केस रेफरेंस लेकर के आप बॉडी को मोशन में या रेस्ट में डिफाइन कर सकते हैं। कोई बॉडी रेस्ट में अगर है तो ये नहीं कि हमेशा वो रेस्ट में है, उस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि वो मोशन में हो। ट्रेन में आप बैठे हैं, ट्रेन के अंदर बाकी जितने सारे लोग बैठे हैं, आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। लेकिन जो बाहर आउटसाइड में अगर कोई खड़ा है वो देख रहा है तो ट्रेन उससे दूर जा रही है, इसका मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। तो आपका भी पोजीशन चेंज हो रहा है, तो आप किस में है? मोशन में। ट्रेन के अंदर है, आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रेन के अंदर रेस्ट में, लेकिन बाहर से कोई देख रहा है तो आप किस में? मोशन में। तो जो बॉडी रेस्ट में है वो मोशन में हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ। आप ही अगर कहें कि ट्रेन के अंदर आप हैं और बाहर आप देख रहे हैं उस ऑब्जर्वर को, या बहुत सारे प्लांट को देख रहे हैं, आप पोल को देख रहे हैं, ट्रेन का ही जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो वो भाग रहा है। पोल तो नहीं भागेगा, लेकिन आपके ट्रेन के रिस्पेक्ट में उस पोल का पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए पोल मोशन में। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रेन, जो ट्रेन है या आप जो ट्रेन में बैठे हैं उसके रिस्पेक्ट में वो पोल मोशन में है, वो प्लांट्स मोशन में है, या बाहर जो भी खड़ा है वो सब के सब मोशन में है। तो बात समझ में आया होगा कि मोशन को हम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस लेना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है। और अब जो रेफरेंस की बात कर रहे हैं या रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली में किसी भी सराउंडिंग का किसी भी
सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट को आप चूज़ कर सकते हैं और वो उसका रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। पूरे सराउंडिंग को ही अगर आप कंसीडर कर लेते हैं तो वो उसका रेफरेंस फ्रेम कहलाता है, या उसी रेफरेंस फ्रेम में कोई एक पॉइंट या किसी स्टूडेंट को किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कंसीडर करें कि इसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं, यानी मोशन में है या नहीं, तो आप डिफाइन कर पाएंगे कि मोशन कहते किसको। तो स्टूडेंट उम्मीद है मोशन को आप डिफाइन कर चुके होंगे, रेस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब बॉडी मोशन में होता है तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, पोजीशन उसका चेंज करेगा, तो वो कितना डिस्टेंस चलेगा। फिर हम देखेंगे कि वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसकी स्पीड क्या है। अब वो स्पीड कभी कभी होता है कि वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, और कुछ ऐसी जगह पे देखेंगे आप कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चलता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट होता है। तो इन सब पे ही हम लोगों को इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ जो टर्म सब है जिसको आप समझेंगे वो है क्या उसको देखिए। तो सपोज कर रहे हैं कि एक बॉल है जिसका मास m है, ठीक है, ये मोशन में है। किस में है? मोशन में। और जो बॉडी मोशन में, इसका मतलब उसका पोजीशन चेंज करेगा, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। तो यहाँ से ये मान लो यहाँ पर आया, तो यहाँ से यहाँ आने में डिस्टेंस तो चला होगा, बिल्कुल। डिस्टेंस होता क्या है उसकी बात करेंगे। अब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया A से B पर जाने में, उसमें टाइम क्या लगा। तो टाइम अगर आ गया यहाँ पे तो हमको पता करना होगा कि उसकी स्पीड क्या है। कहीं भी आप जाते हैं, ट्रेन हो या एरोप्लेन हो, पटना से दिल्ली जाते हैं, तो आप देखते हैं कि पटना से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो 1000 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, ये उसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन अब ट्रेन को जाने में क्या टाइम लेता है ये ऑन एवरेज, तो लगभग 12 आवर्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 12 आवर्स का टाइम ले रहा है और 1000 किलोमीटर जो है पटना से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस है। तो हम लोग स्पीड को आसानी से मेज़र कर लेंगे। और अगर हम देखेंगे कि ट्रेन का स्पीड चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। जहाँ से स्टार्ट होता है वो रेस्ट में होता है, फिर से उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। लेकिन जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे रुकना होता है फिर उसकी स्पीड धीरे 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 घटती चली जाती है और फिर वो स्टॉप होता है। तो फिर उसमें जो वेलोसिटी चेंज किया, उसका स्पीड जो चेंज किया टाइम के साथ, यहाँ पर फिर एक टर्म आता है, वो है एक्सेलरेशन का। यहाँ पर हम लोग उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए कि A से B जब ये बॉल कवर करता है, बॉल की जगह कार भी हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई जो है एनिमल हो सकता है। तो A से B कवर करता है। हम लोग एनिमल की बात करें तो चीता बहुत फास्ट चलता है, बहुत फास्ट दौड़ता है, ठीक। तो कितना फास्ट ये चलता या दौड़ता है इसको भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस अगर कवर करता है कम टाइम में तो इसका मतलब है कि उस एनिमल का या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत ज़्यादा है। मेजर करेंगे हम लोग। पहले देखते हैं A से B बॉल अगर चल रहा है तो डिस्टेंस सपोज करो x कवर करता है, ठीक है। अगर सीधा स्ट्रेट पाथ है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वही x है। स्ट्रेट पाथ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सीधा, उसका डिस्टेंस वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है x। अब सपोज करो कि टाइम t लेता है A से B जाने में, तो इसका स्पीड पढ़े हैं आप, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अगर डिस्टेंस को x कह रहे हैं और टाइम को t कह रहे हैं तो x बाई t जो है उस बॉल का स्पीड होगा। अब देख रहे हैं क्या कि टाइम कम लगेगा तो स्पीड इसका मतलब है ज़्यादा होगा। बगल में यहाँ गांधी मैदान है, पटना
के गांधी मैदान की बात करें, यहाँ से 2 किलोमीटर है। अगर हम लोग चलना शुरू करें तो जो पहले पहुँचेगा इसका मतलब उसकी स्पीड अधिक होगा। तो पहले पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि स्पीड ज़्यादा होगा, और पहले पहुंचना है इसका मतलब वहाँ टाइम कम लग रहा है। तो ये टाइम कम लगेगा कब? जब आपका स्पीड अधिक होगा। उसी तरह से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लिया बॉल यहाँ पर आता है, सी पोजीशन पे आता है, कुछ डिस्टेंस और चलेगा, ये एक्स डैश चल रहा है, टाइम टी डैश। तो यहाँ से यहाँ तक का अब जो स्पीड होगा वो होगा एक्स डैश बाई टी डैश। देखेंगे कि यहाँ पर का स्पीड क्या आ रहा है एक्स बाई टी से, और यहाँ पर देखेंगे कि एक्स डैश बाई टी डैश से स्पीड क्या मिलेगा। अगर ये चेंज कर रहा है स्पीड ए से बी और बी से सी जाने में, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी उसका स्पीड चेंज कर रहा है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है या डीसेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करने का मतलब हुआ कि स्पीड इंक्रीज करेगा, और डीसेलरेट करने का मतलब हुआ कि स्पीड घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जहाँ ब्रेक लगाएंगे वहाँ स्पीड कम होगा, और जहाँ एक्सेलरेटर देंगे वहाँ पर स्पीड बढ़ेगा। तो जहाँ स्पीड बढ़ रहा है वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, और जहाँ ब्रेक लगाएंगे स्पीड डिक्रीज करके रुक जाएगा वो डीसेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन कहलाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि यहाँ पर स्पीड अलग अलग है, तो वो एक्सेलरेटेड या डीसेलरेटेड मोशन होगा। और अगर स्पीड दोनों जगह यहाँ पर भी, यानी ए से बी और बी से सी जाने में अगर स्पीड दोनों का सेम रहेगा, टी टाइम में भी और टी डैश टाइम में भी, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। और यूनिफॉर्म मोशन में अगर है तो स्पीड चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, और जब ये नहीं करेगा तो वहाँ एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कहलाता है। क्यों? कि एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी कहेंगे जब बॉडी का वेलोसिटी चेंज करता है, और यहाँ बात कर रहे हैं नहीं चेंज करता। तो जब नहीं चेंज करेगा वेलोसिटी तो वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, या एक्सेलरेशन जो वहाँ पर होगा उस मोशन में वो ज़ीरो होगा। तो इस तरह के बहुत सारे टर्म और क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग बात करते हैं अभी पहले डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस तो कहा कि डिस्टेंस जो है वो जो लेंथ आप कवर करेंगे, जो पाथ पे आप चल रहे हैं उसका जो लेंथ आप कवर करेंगे वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। यानी एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी। किसी बॉडी के द्वारा जो भी लेंथ कवर करता है, एक्चुअल लेंथ, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाता है, तो वो जो लेंथ होगा उस पाथ का उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जैसे अगर ये ऐसे चला, फिर आप ऐसे चले, फिर आप ऐसे चले, तो कहा कि जितना भी चले आप पाथ जो कवर किया वो सब डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर x1 प्लस x2 और प्लस x3 से मेजर किया जाएगा। देखने से मिल रहा है आपको कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ जब भी डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे वो सम करेंगे, चाहे वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों ना जा रहा हो, सबको अलजेब्रिक सम करेंगे, सिंपल अलजेब्रा के रूप में जोड़ेंगे, और वही उसका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा। डिस्टेंस जो है यहाँ पर स्केलर है, क्योंकि डायरेक्शन पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका ऐसा यूनिट
मीटर होगा डिस्टेंस का। और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं इसके, लेकिन SI यूनिट जो है वो मीटर होगा। तो मीटर इज अ SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कुछ और यूनिट की बात अगर करें यहाँ पर, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कुछ टर्म है यहाँ पर, जैसे माइक्रोमीटर। बहुत बार इस जगह पे ये हमेशा यूज़ होगा, ठीक। तो 1 माइक्रोमीटर की बात अगर करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर। मीटर SI यूनिट है, और जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यूनिट जो होगा वो SI में होना चाहिए। अगर माइक्रोमीटर में दिया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें माइक्रोमीटर का, तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें, 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, आप 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। कुछ और टर्म है जो है 1 यार्ड, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर 3 फीट होता है। 3 फीट को आप 3 इंटू 1 फुट में 12 इंच होता है, तो 3 फीट है तो 12 इंटू 3 अगर कर दिया जाए तो 36 इंच हो गया। यानी 1 यार्ड में 36 इंच होगा। इंच कहो या इंचेस कहें। उसी तरह से अगर हम बात करें और थोड़े बड़ा यूनिट का, तो लाइट ईयर आता है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 1 लाइट ईयर, ये स्टार को मेजर करने का, कि डिस्टेंस स्टार का जो हम लोग देखते हैं ऊपर, जो बहुत दूर है इसलिए बहुत छोटा दिखता है, कितना दूर है उसको मेजर करते हैं। यूनिट जो यूज़ होता है वो लाइट ईयर होता है। एक और यूनिट है इसी से जुड़ा हुआ, उसे हम लोग पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसेक। तो 1 पारसेक जो है, इसका फुल फॉर्म अगर देखिएगा तो पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड होता है। सेकेंड है यहाँ पे, वो टाइम का यूनिट नहीं है, डिस्टेंस का ही है। और अब हम लिखने जा रहे हैं 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 पारसेक इज इक्वल टू, स्टूडेंट क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर। तो छोटे से छोटे यूनिट में भी ये यूज़ होगा डिस्टेंस, और बड़े से बड़े यूनिट में भी यूज़ होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि रेडियस जो होता है एटम का, बहुत छोटा है एटम जो हम लोग नहीं देख पाते हैं नेक्ड आई से, तो उसका जो रेडियस होता है छोटा होता है, इसलिए नहीं दिखाई देता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो रेडियस ऑफ एटम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसको आप 1 एंगस्ट्रम भी कह सकते हैं। तो एवरेज जो साइज होता है एटम का वो होता है 1 एंगस्ट्रम, ठीक है। अगर इसी एटम का अगर हम बात करें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का जो साइज होगा, यानी न्यूक्लियस साइज की बात करेंगे, उसका रेडियस, तो वो 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को हम लोग स्टूडेंट फर्मी कहते हैं, 1 फर्मी। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम वो 10⁻⁻15 मीटर, या उसी को 1 फर्मी कह रहे हैं। रेडियस ऑफ एटम की बात करें तो वो 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो उम्मीद है आप डिस्टेंस के बारे में समझ गए होंगे, और कुछ यूनिट जो डिस्टेंस का बताया वो आप क्लियरली यहाँ पे समझ पाए होंगे। तो आगे जो हम लोग देखें डिस्टेंस, जैसे सपोज कर रहे थे कि एक सर्कुलर पाथ है, तो इस सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कोई अगर कर रहा है
तो वो एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। सपोज करो ए से चलना शुरू किया और फिर ए पे वापस आ गया। अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस इसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा। और सरकमफेरेंस जो होगा इसका आपको पता है कि वो होता है 2 पाई r। सरकमफेरेंस उस सर्कुलर पाथ का या सर्किल का वो 2 पाई r होता है जब वो एक बार चक्कर लगाता है। अगर फॉर n रेवोल्यूशन ले तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा स्टूडेंट तो वो होगा n इंटू 2 पाई r। अब अगर n की बात करें तो वो n जो है वो एक बार घूम रहा है, हाफ टाइम घूम रहा है, 1/4 पार्ट घूम रहा है या 10 या 1000 टाइम्स घूम रहा है, वहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर समझिए, मान लिया जाए कि A से चले और B तक पहुँचे, तो आप देख पा रहे हैं कि A से B चलेंगे तो इस सर्कुलर पाथ का ये 1/4 पार्ट है, तो यहाँ n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ उसका डिस्टेंस अगर बनाएंगे, रेडियस r है तो कहेंगे कि 1/4 इंटू 2 पाई r। अब यहाँ पर से 2 और 2 ये कैंसिल तो कहेंगे पाई r/2। डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पे पाई r/2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? तो इस तरह से डिस्टेंस जो है हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्प्लेसमेंट की ओर बढ़ते हैं और उसे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो डिस्टेंस जो भी आप पाथ कवर करते हैं, लेंथ जो कवर करते हैं वो डिस्टेंस होता है, लेकिन उसी पाथ का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ को कहेंगे। जैसे अगर आपका डिस्टेंस ये है x1, दूसरा है x2, तो आप A से B इधर गए और B से C इधर गए, तो देख क्या पा रहे हैं आप कि डिस्टेंस तो x1 से x2 कवर किया तो वो x1 प्लस x2 हो जाएगा डिस्टेंस, लेकिन इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है, वो यहाँ से A से C दिख रहा है। तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, और इस डिस्प्लेसमेंट को अगर d से शो किया जाए और ये अगर 90 डिग्री है स्टूडेंट, या इधर से भी काउंट करें 90 डिग्री है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट जब शॉर्टेस्ट पाथ है और टर्न ले रहा है x1 और x2 एक दूसरे के 90 डिग्री पर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का अंडर रूट। सपोज करो कि x1 का वैल्यू है 3 मीटर और x2 का जो वैल्यू है वो है 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 मीटर। देख क्या पा रहे हैं आप कि अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 3 मीटर और 4 मीटर का सम होगा 7 मीटर, तो डिस्टेंस है यहाँ पे 7 मीटर लेकिन डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। तो आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, कम से कम डिस्टेंस की जो होगा वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा होगा, या ऑन स्ट्रेट पाथ पर सेम डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल भी होगा, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट वो ग्रेटर हो सकता है, इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 हो सकता है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ग्रेटर या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन है अगले क्लास में हम लोग करते हैं। आज के लिए इतना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।